बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं गौहर भट्ट, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई। और आज जो मैं मौजू लेके आया हूं वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टियों में लोगों के साथ बहुत धोखे भी होते हैं, उनको बेनिफिट भी मिलते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि लाहौर में अगर मैंने कोई प्लॉट लेना है वो LDA से अप्रूव्ड है कि नहीं है। खाली LDA ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा एक्साइज़ है, रेवेन्यू है और लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कॉरपोरेशन कहते हैं, इन 4 इदारों से क्या वो कंप्लीट क्लियर है, NOCs हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम प्रॉपर्टी लेना ही चाहते हैं तो हम क्यों ना किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लें। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ, एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मियां मोहम्मद इशफाक साहब। जर्नलिज्म से 25 साल से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और उनकी जो स्पेशल बीट है वो इकॉनमी है और एक्सपर्ट हैं वो इकॉनमी के और स्पेशली प्रॉपर्टी के। और लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे कि यार प्रॉपर्टी कहाँ ख़रीदनी चाहिए और कहाँ नहीं। तो इसके लिए हम आए हैं यहाँ पर अपने बहुत ही प्यारे दोस्त मियां मोहम्मद इशफाक साहब के पास। आइए आपकी इनसे बात करवाते हैं और इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको कौन वायलेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रॉपर्टी के मौजू में चले जाएं तो वहाँ पे भी आप ये देखें कि जितने ज़्यादा फ्रॉड और 2 नंबरी हो रही है, अगर कोई अच्छा बंदा इनको लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है तो वो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है और ऐसा होना भी चाहिए। जब आप जर्नलिज्म में होते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ आती रहती हैं और अभी तक जो मेरे इल्म में आई हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर धोखा होता है, फ्रॉड होता है तो वो प्रॉपर्टी के शोबा में होता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी होता है। हमें सबसे पहले तो ऐसे शोबे को देखना चाहिए जिसमें लोगों को आप बेहतर तरीके से अवेयर कर सकें। हमारे यहाँ जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें रेवेन्यू बोर्ड जो है और एक्साइज़, इसके अलावा LDA, फिर टाउन्स, प्रॉपर्टी के शोबे को इतने ज़्यादा मुख्तलिफ मामलात में तकसीम कर दिया गया है कि आम बंदे को समझ नहीं आती कि उसने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो कैसे ख़रीदनी है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी में टैक्स लगाया, आप उसको किस तनाजुर में देखते हैं? गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन टैक्स लगाया है वो है वेल्थ टैक्स और उससे पहले लगाया गया चंद माह पहले गेन टैक्स। गेन टैक्स जो है वो पहले भी लगाया गया था और चल रहा था, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि अगर आपको कम से कम 5 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी या प्लाट कोई भी खरीद फरोख्त करते हैं तो उस पर फ़रोख्त करने वाले को गेन टैक्स देना पड़ता था। अब ये कर दिया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी चाहे आपको विरासत में मिले, चाहे आपने उसको ख़रीद के अरसा 20-30 साल पहले ख़रीदी है, आप फ़रोख्त कर रहे हैं, तो हर 2 सूरत में आपको गेन टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से ये आम बंदे के लिए उसमें मसाइल ये पैदा हो गए हैं कि जो गेन टैक्स है वो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से है। हम कि जो प्रॉपर्टी ख़रीद करने वाला है उसने इस गेन टैक्स की मद में भी अब पेमेंट करनी है। असल में बुनियादी मसला वही है कि हमारे यहाँ अदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन कोई नहीं, या कम से कम होना तो ये चाहिए ना कि अगर एक ही शोबे में 4 अदारे या 5 अदारे काम कर रहे हैं तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो। आप जिस तरह LDA में 1 विंडो ऑपरेशन सिस्टम है तो वहाँ पे भी 1 विंडो सिर्फ LDA की प्रॉपर्टीज़ के लिए है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी, अब पूरा जो लाहौर डिवीज़न है वो LDA के अंडर चला गया, जब वो LDA के अंडर चला गया तो 1 विंडो पे उनके सब के सब मामला होने चाहिए। अब ये BOR के लिए, आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए आप अलहदा एप्लीकेशन करते हैं, वहाँ पे सारे मामला अलहदा देखते हैं, टाउन के फीसेस अलहदा जमा करवाते हैं। अगर एक ही काउंटर हो वहाँ पे आप अप्लाई करें, बताएं कि हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीद ली है या ये प्रॉपर्टी हमने बेचनी है, उसके लिए हमें मुकम्मल टैक्सेस वगैरह और तमाम NOCs हमें वहीं से मिल जाएं तो ज़रूरत ही नहीं मुख्तलिफ़ अदारों में जगह जगह लोगों को ख्वार होने की। और फिर ऊपर से मज़ीद ये कर दिया गया है कि लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया था, कंप्यूटराइज सिस्टम किया गया था प्रॉपर्टी का। लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इन्होंने बनाई है उससे अलहदा NOC लेंगे और फिर वो NOC जाएगा पटवारी के पास, पटवारी फिर उसकी एंट्री करेगा और चढ़ाएगा। अब बजाय पटवारी कल्चर से जान छुड़ाने के हमने फिर पटवारी को अपने गले डाल लिया, ऊपर से एक और बंदा बीच में डाल दिया। अच्छा, अब मसला ये है कि आप पूरे लाहौर डिवीज़न में जहाँ भी बनाएंगे घर, कॉर्पोरेशन के अलावा उसका नक्शा जो है वो LDA से अप्रूव होगा, वो उसके लिए सोसाइटी की तमीज़ नहीं है। LDA को नक्शे के मामले में, इन्फोर्समेंट के मामले में कॉर्पोरेशन के साथ साथ बराबर के अख्तियार दे दिए गए हैं। हमें एक चीज़ और बताइएगा, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, ये हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, बिल्डिंग्स को या प्लॉट्स को? ये
ऑलरेडी जो मास्टर प्लान होता है किसी भी शहर का, उनकी एलोकेशन कर दी जाती है। ग्रे एरिया होता है, ग्रीन एरिया होता है, रेड एरिया होता है। उसके हवाले से ये होता है कि ये रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर लैंड है या कमर्शियल एरियाज हैं। सर, हाउसिंग सोसाइटीज को आप कैसे देखते हैं? जो एलडीए से अप्रूव्ड है उसमें तो आपको काफी सहूलियात हैं, और जो एलडीए से अप्रूव्ड नहीं है, टीएमओ या टीएमओ भी नहीं है, तो वो लोगों को कैसे लूट रहे हैं या दोनों लूट रहे हैं? आप एलडीए जो है वो बुनियादी तौर पर एक रेगुलेटर अथॉरिटी है स्कीम वगैरह के मामले में। स्कीम बनाने वाले जो होते हैं वो अपना एक नक्शा बना के प्रॉपर्टी जो है वो उसका मुकम्मल जगह परचेज करके उसका नक्शा बनाते हैं, नक्शा बना के ले जाके एलडीए को देते हैं कि हमें इसकी अप्रूवल दी जाए। अच्छा, अब एलडीए ने अप्रूवल के लिए जो मुख्तलिफ शराइत रखी हैं वो अक्सर जो सोसाइटीज हैं वो पूरा नहीं कर पाती। एक तो ये इशू आता है। दूसरा ये है कि जब तक एलडीए से अप्रूवल आती है उस वक्त तक, बल्कि एलडीए से अप्रूवल आने के बगैर ही खाली एप्लीकेशन जमा करवा के तो सोसाइटियां जो हैं वो अपने ग्राहकों को मिसगाइड करती हैं, उनको धोखाधड़ी करते हुए कहते हैं जी ये नंबर है जी हमारा एलडीए का, हालांकि वो होती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटी है उसमें बेनिफिट सिर्फ ये है कि एलडीए बुनियादी तौर पर जिम्मेदार होता है कि जो अगर प्रॉपर्टी उसमें स्कीम में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो वो एलडीए करवा के देगा। लेकिन हमारे यहाँ बैड लक ये है कि इस किस्म का कोई कल्चर नहीं। अदर हैंड ये होता है कि कुछ मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है हाउसिंग स्कीम्स, बल्कि यूं कह लें कि 95% हाउसिंग स्कीम जो है वो कहीं अप्रूव नहीं है। उनके अप्रूव ना होने की वजह से जो है क्लाइंट खरीदार जो है जिसने स्पेशली घर बनाना है वो बंदा परेशान रहता है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं होती, सहूलियात नहीं मिलती, बिजली पानी गैस कोई कनेक्शन नहीं होता। सार्फ जो है वो खरीद के घर तो परेशान हुआ होता है कि यार अब मैं क्या करूं। गैस के लिए उसने सिलेंडर इस्तेमाल करना है, जमीन में बोर करना है, बिजली है तो वो नहीं आ रही। ये सारे मामला जो है उसको फेस करना पड़ते हैं। टीएमए के पास जो सोसाइटी अप्रूव करने का अख्तियार था वो कम से कम 10 साल पहले का खत्म कर दिया गया है। अब टीएम में कोई सोसाइटी अप्रूव नहीं कर सकता। अब जिस डिवीजन में सोसाइटी है उस डिवीजन का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो करती है। मसलन लाहौर डिवीजन की जो है वो एलडीए करेगी। अच्छा, इसी तरह रूडा जो है, अब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, वो रूडा के एरिया में जो भी सोसाइटी है वो रूडा ने अप्रूव करनी है, उसका टीएमए का कोई किरदार नहीं है। यही है ना, पब्लिक के साथ धोखाधड़ी है। आपने अगर पहली बात कोई सोसाइटी अप्रूव नहीं है, दूसरी बात यह है कि अगर कोई एक ब्लॉक अप्रूव है तो उसका लैंड का रकबा जो है, एरिया जो है वो वहां पे जमा होता है, फिर उसके बाद उसका नक्शा जमा होता है, ये सारी चीजें वहां पे दी जाती हैं, फिर वही चीज अप्रूव्ड है। बाकी उसके अलावा जितनी है वो इलीगल है। इस वजह से ये आप देख लें, हमारे यहाँ कई बड़ी बड़ी सोसाइटियां, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अप्रूव नहीं है। अच्छा, इसमें ये किस्तों पे जो दिए जाते हैं ना प्लॉट्स वगैरह, उनमें 2 कैटेगरियां मैं डिफाइन करूंगा। पहली ये है कि जो बंदा किस्तें लेकर प्लॉट दे देता है, चाहे डेवलपमेंट चार्जेस भी ले रहा है लेकिन इसके बावजूद प्लॉट दे देता है, वो फिर भी उससे बहुत बेहतर है जो किस्तें लेके बाद में पता चलता है कि वहां पे सोसाइटी कोई नहीं, वैसे की वैसे लैंड पड़ी है और वो सिर्फ दिखाई गई थी, सरकारी थी, गैर सरकारी थी, किसी की थी, पहली ईंट से लेकर आखिर तक उसमें सारे के सारा 2 नंबरी था। ठीक है, ऐसी सूरत में आपको बड़े लोग ऐसे मिलते हैं, बड़े गरीब लोग स्पेशली, जो किस्तों पे प्लाट लेता है वो गरीब आदमी होता है, वो आम आदमी है, वो कोई इतना अमीर आदमी नहीं है कि उसको पैसे का इतनी परेशानी नहीं है। ठीक है, जो आम आदमी है वो इस वजह से ज्यादा पिसता है कि वो कहता है मैं थोड़े थोड़े करके दे लूंगा और करूंगा। लेकिन होता क्या है, जब वो पेमेंट पूरी करके फाइल लेके जाता है, पता चलता है वहां से दफ्तर भी गायब है, सोसाइटी भी गायब है, कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप के प्रॉपर्टी के मामले में जब हम जाए ना, तो माशी हवाले से प्रॉपर्टी का सिस्टम अगर चलता है तो मुल्की मईशत का पहिया बड़ी तेजी से चलता है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के शोबा को अगर बूम मिले तो उससे 22 से 23 ऐसे मुख्तलिफ कारोबार हैं जो चलते हैं, जिनमें
ईंट भट्टा से लेकर सैनिटरी, बिजली और सोलर सिस्टम, टेक्नोलॉजी, यूं कह लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़े शोबे ऐसे हैं जो हर वो चीज जो घर बनाने में इस्तेमाल होनी है उसने चलना है। फिर कितने घरों का रोजगार सिर्फ और सिर्फ मजदूरी पे ही चलता है। अगर हम प्रॉपर्टी के शोबा को ब्लॉक कर देंगे, जिस तरह हम IMF की शर्तें मान के तो इस पे मुख्तलिफ टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, तो उस सूरत में जो बैकएंड पे इसके कारोबार हैं वो भी बंद हो जाएंगे। सैनिटरी का शोबा जो है, बिजली का शोबा है, ये मुझे ये बताएं कि कितने ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो घर एक बार बन जाता है उसमें बाद में कोई नई चीज लगानी पड़ती है। सर, जो हाउसिंग सोसाइटी हैं ये ज्यादातर जो लैंड है ये जरी जमीनों पर बनी है। पाकिस्तान में जरी जमीनों का कत्लेआम हुआ है, कंक्रीट ने कत्लेआम किया है जरी जमीनों का। तो क्या लोग अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए या थोड़ी सी कमाई के लिए या अर्निंग के लिए वो इतनी बड़ी लैंड जो है वो सेल करते रहे हाउसिंग सोसाइटी को? एक 10,000 की जो लैंड है वो एक एक मरला जो उसका है वो बाद में 1.5, 2 लाख, 5 लाख का सेल होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बट सबसे पहले ये है कि ये इंतहाई सेंसिटिव और परेशान कुन मौजू है कि आप देखें कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं बच रहा। आप क्या कंक्रीट खाएंगे? मुझे ये बताएं। अनाज जहाँ पे उगलती थी, सोना उगलने वाली ज़मीन थी। पंजाब जो हमारे पास है, इसी का हिस्सा मशरकी पंजाब इंडिया के पास है, और वो पाकिस्तान से इतने गुना बड़ा जो इंडिया है, पूरे इंडिया को अनाज पंजाब फराहम करता है। हमारे पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार की वजह से अब यहाँ पे बजाते खुद पंजाब के लिए खाना मुश्किल हो रहा है। अनाज नहीं है, चावल नहीं है। आप ये देखें कि नारंग मंडी रोड पे जहाँ पे दुनिया का बेहतरीन चावल पैदा होता था, वहाँ पे हमने सारी सोसाइटीज़ बना दी हैं। लाहौर में सोसाइटीज़ बन गई हैं। किधर से आप खाएंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर हम कहें कि सोसाइटी बनाने वाले का फॉल्ट है, तो क्या जो जिम्मेदार अदारे हैं वो कहाँ हैं? सोसाइटी एक दिन में बन जाती है। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं ना कि आपने कहा और हो गया। जमीन परचेज की जाती है, उसका सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार होते हैं, प्लाटिंग होती है, नक्शे बनते हैं, फिर डेवलपमेंट शुरू होती है, फरोख्त होती है। कुछ ना करे प्रॉपर्टी का वो खरीदने वाला, सोसाइटी बनाने वाला जितना मर्जी फ्रॉड कर ले, कम से कम 2-4 ब्लॉक तो बना के सही बेचेगा ना। अब 2-4 ब्लॉक बनने तक क्या इंतजामिया कहाँ सोई होती है? असल में जिम्मेदार जो है वो इंतजामिया है कि जब वो पहला ईंट रखता है बंदा, उसी वक्त जाकर उससे पूछे कि ये क्या हो रहा है। ये एग्रीकल्चर लैंड है। जब एक मास्टर प्लान दे दिया गया है तो उस मास्टर प्लान की वायलेशन क्यों होती है? सर, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया माशाल्लाह। मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर इनका तारुफ करवा दूं। ये मियां मोहम्मद इशफाक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इकॉनमी पे इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, टीवी एंकर भी हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे लोग इनको बुलाते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए। और इसीलिए आज हमने इनको जहमत दी थी या दावत दी थी कि मियां साहब हमारे पास आएँ और हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स को आप लोग गाइड करें, उन्हें बताएं कि उन्हें कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी एक भरमार है कि हमें कौन सी सोसाइटी को में घर लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में मियां साहब की दफा फिर मदू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी लाहौर की सोसाइटी हैं जो बेनिफिशरी हैं और कौन सी हैं जो आपको यानी कि नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में सर से जरूर मुलाकात होगी। और हम लोग एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं वीक में 3 दफा। हम तकरीबन 15 मिनट लिया करेंगे मियां साहब के। अगर वो एग्री हो, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि लोगों को गाइड करेंगे, तो हम इनसे पूछते हैं क्या वो हमें आइंदा भी प्रोग्राम में टाइम देंगे? बट सर बिस्मिल्लाह, आप जब मर्जी हैं। सर बिस्मिल्लाह से ज्यादा बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी के मतलब लोगों को बताएं जो कैनाल रोड पे है, या नहीं सॉरी टीटी रोड पे कायदा के पास है बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी, उसके मतलब हमें कुछ 2-3 लाइनों में बताएं। बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी जो जीटी रोड पे है वो कामयाब रही है। उसके शुरू के ब्लॉक्स जो बहुत कामयाब रहे हैं। अब जैसे आपने पहले बात की कि उसके एक्सटेंशंस जो बना दी जाती हैं वहाँ पे जाकर मसाइल होते हैं। वहाँ इसमें भी बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी में भी एक्सटेंशंस बना दी गई हैं, नए नए ब्लॉक बना दिए गए हैं, वहाँ पे मसाइल हैं। दूसरा ये हुआ है कि बिस्मिल्लाह 2 जो है फिरोजपुर रोड पे,
वहाँ पे इन्वेस्टर जाकर डूबा है।